हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BHIC 134 की बुक को स्टार्ट तो नहीं करेंगे, पर कल हमारा एग्जाम है। इसके लिए हम समरी के फॉर्म में सारे चैप्टर को क्रक्स के फॉर्म में धीरे धीरे 10 मिनट के अंदर कोशिश करेंगे कि चैप्टर का जो कंटेंट्स है ना, उसको समझ जाए, कि एकदम वेग सा ना लगे कि हम कर क्या रहे हैं। एकदम से क्वेश्चन देख के ना समझ में आए कि इसके ऊपर लिखे क्या। ऐसा ना हो कि ये बस हम लोग का मेथड ये रहेगा कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाला कंसेप्ट, कि हम लोग के पास कुछ नहीं है कल के लिए, तो कुछ तो ज़रूर हो जाए। ठीक, अगर इस वीडियो पर रिस्पांस आएगा तो इस वीडियो पे हम धीरे धीरे एक एक चैप्टर बाई चैप्टर प्लस लाते चले जाएंगे। 10-10 मिनट के अंदर आपको कोशिश करेंगे कि चैप्टर के अंदर जो डिटेल है वो आपको करा दिया जाए। ठीक है, उसके बाद आप चैप्टर का जो ओवरव्यू है देख लीजिएगा, तो एटलीस्ट आपको कुछ तो समझ आ ही जाएगा। ठीक, तो फर्दर पर टेंशन नहीं कि ऐसा ये बुक ऐसे ही कंप्लीट होगा, इसके बाद फिर हम डिटेल में इसको चैप्टर को इस बुक को कवर करेंगे, पर ये बस कल के लिए है। तो सबसे पहले हम एक क्रोनोलॉजी को समझते हैं। ये हमारा जो जर्नी स्टार्ट होगा, आपकी बुक में जो पहला पेज में जो पहला जो बुक का जो कवर पेज है उसमें आपको लिखा होगा 1707 से लेके 1950 तक। तो ये 1707 का और 1950 तक जो जो इवेंट हुआ है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस इवेंट इसमें बीच में क्या हुआ है, हम पहले चैप्टर में पढ़े थे कि ब्रिटिशर्स आएंगे। ब्रिटिशर्स जैसे ही आएंगे मुगल्स का डिक्लाइन होना चालू होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, मुगल का डिक्लाइन होगा। और मुगल का डिक्लाइन से जब से स्टार्ट होगा और 1950 जब तक हमारा संविधान नहीं बन जाता, इस बीच जो जो घटना होगा उसको हम पढ़ेंगे। और हर घटना किसी ना किसी अपने पहले वाले घटने के कारण ही दूसरा घटना होता है। ठीक, अगर हम आपसे अचानक से बोलेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 को पढ़ाना चालू कर देते, तो आपको लगता है कि रिवॉल्ट क्यों हुआ होगा, क्या कारण है, लोग क्यों अचानक से, कुछ तो कारण रहा होगा ना, कि लोग रिवॉल्ट पे उतर आए, लोग पूरे रोड पे आ गए, झगड़ा करने के लिए तैयार हो गए। ऐसा क्या कारण रहा होगा, तो कुछ तो रीज़न रहा होगा। तो रीज़न बिना जाने आप रिवॉल्ट को नहीं समझ सकते हैं। तो इसको ना एक स्टोरी की फॉर्म में, एक क्रोनोलॉजी की फॉर्म में पढ़ेंगे कि क्यों एक के बाद एक घटना होता चला गया। तो सबसे पहले जो हमारा पहला चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसका लिंक। और चैप्टर 2 में हम समझेंगे कि किस तरह से जैसे मुगल्स का डिक्लाइन होता है ना, तो अलग अलग स्टेट जो एक टाइम पे मुगल्स के कंट्रोल में थे, वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होना चालू करेंगे। पर आपकी बुक में 3 मेजर स्टेट के बारे में बताया है। मैसूर के बारे में बताया है, हैदराबाद के बारे में बताया है, और सिखिज्म के बारे में बताया है कि एक एक नॉर्मल से एक सेक्ट जो था, मतलब एक छोटा सा एक ग्रुप था, एक नया धर्म बन के आया, और धर्म से एक नया एक राज्य कैसे बन गया। ठीक है, एक से एक स्टेट कैसे बन गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा आता है कॉलोनियल पावर। किस तरह से अब जैसे अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए और मुगल डिक्लाइन हो गया, तो आए कौन थे, ब्रिटिशर्स आए थे। तो ब्रिटिशर्स का पहले तो मुगल के साथ उनका क्लैश होगा, मुगल्स को हराएंगे। उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट स्टेट्स के साथ उनका क्लैश होगा, और फाइनली मुगल जो वो इंडिपेंडेंट स्टेट हार जाएंगे, और कॉलोनियल पावर जो है हमारा ब्रिटिशर्स का जो पावर है वो जीत जाएगा। तो ब्रिटिशर जो जीता और स्टैब्लिश जो किया अपना कॉलोनियल पावर, किस बेसिस पे किया, क्या क्या फैक्टर उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल था, इसको जानेंगे। उसके बाद हमारा आता है कि किस तरह से वो जीत जाने के बाद वो किस तरह से एक्सपैंड किया है और फिर कंसोलिडेट किया है, मतलब मजबूत किया है अपने पावर को भारत में। ठीक, कॉलोनी हम आपको पहले चैप्टर में बता चुके हैं। आप पहले चैप्टर एक बार देख लीजिएगा। पहला चैप्टर अगर आप देख लेते हैं ना, तो आपको ना वो एक बहुत अच्छा से क्रक समझ में आ जाएगा। वो वर्थ इट होगा आपका, वो 1 घंटा या 2 घंटा का है शायद, एक एक वीडियो है। आप दो देख लेने के बाद ना आपको एक क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगा, बैकग्राउंड आपको समझ में आ जाएगा हिस्ट्री का एटलीस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा चैप्टर 5 में। देखिए, अब मान लीजिए वो पावर तो कंसोलिडेट कर लिए। अब पावर कंसोलिडेट वो कर लेंगे जब ब्रिटिशर्स, पावर जब कंसोलिडेट करने के बाद, तो वो अपने मेथड से रूल करेंगे। उनका रूल के कारण, उनका रूल ही सही नहीं था। उनका मेथड जो था ना रूल करने का, वो बहुत एक्सप्लॉयटेटिव था, शोषणकारी था। मतलब इस तरह से रूल कर रहे थे ना कि लोग शोषित हो रहे थे, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, और जिसके कारण सारे लोग एक रिवॉल्ट कर देंगे। किसके तरफ, इसके लिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 होगा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है जब ब्रिटिशर्स के साथ रिवॉल्ट होगा, तो रिवॉल्ट में जीतेगा कौन, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ही जीतेंगे। हम लोग हार जाते हैं, तो हारने के बाद, पर हारने से हम लोग बहुत कुछ सीखे भी हैं, कुछ इम्पैक्ट भी पड़ता है। उस हारने के बाद हमारे अंदर नेशनलिज्म का राइज होता है, नेशनलिज्म का भावना आता है, वो सब हम लोग उसमें पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद हमारे 6 पॉइंट आएगा। अब मान लीजिए अब देखिए, तो उन लोग ब्रिटिशर जीत गए हैं। अब ब्रिटिशर जब जीत गए हैं यहाँ पे, तो वो तो एक अपना रूल स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग के भारत में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट करेगा, एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी कॉलोनियल इकोनॉमी के कारण हमारे ट्रेड इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट करेगा। जैसे पहले हम लोग ट्रेड करते थे, जैसे हमारा पहले इंडस्ट्री हुआ करता था, अब उन ब्रिटिशर्स के आने के बाद किस तरह से इंडस्ट्री होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 9। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इस ओवरऑल ये जो ट्रेड और इकोनॉमी को कंट्रोल करने के बाद ओवरऑल हमारे इकोनॉमी पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा कॉलोनियल रूल के कारण। ऑब्वियसली वो इस तरह से हमारे पर रूल किए हैं कि जिससे हम लोग एकदम से एक्सप्लॉइट होके सोने की चिड़िया से
क्या ही बताएँ कौन-सी चिड़िया बन गए। मतलब एकदम से बेकार पूरे एकदम तोड़ के रख दिए थे। तो ये हम आपको पहले वाली वीडियो में भी बताए हुए हैं कि एकदम से एक जीडीपी हमारा पूरा एकदम क्लैश करके रख दिए थे, पूरे खड़े होने के लायक भी नहीं रखे थे। उसके बाद हमारा आता है 9th चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्रोनोलॉजी को समझिए, एक के बाद एक के बाद अब वो इम्पैक्ट ख़राब कर दिए हैं पूरा भारत का जो इकोनॉमिक का जो कंडीशन है, वो पूरा उसको डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। डिस्ट्रॉय करने के बाद वो अब हमारे भारत में भी कुछ रिलीजियस रिफॉर्म आया। अब जब ये ब्रिटिश यहाँ पे हम लोग हार गए ना रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, तब लोगों को लगा ना कि इस हारने के पीछे ना कहीं ये भी कारण है ना कि हमारे अंदर ही कुछ ना सोशल एविल्स है, हमारे समाज में भी कुछ गलत गलत चीज़ फैला है, उसको ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद ही तो लोगों को हम पढ़ा पाएंगे, लोगों को अवेयर कर पाएंगे। लोग जागरूक होंगे तभी तो हम लोग फिर अच्छे से रिटेलिएट कर पाएंगे, लड़ेंगे। खुद को मजबूत करने के लिए यहाँ पे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हो रहा था। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 10th नंबर में आएगा कि अब जैसे ही रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट होगा, ठीक, तो उसके बाद आता है हमारे अंदर एक नेशनलिज्म का भावना आएगा। पहले लोग ना अपने अपने जगह के लिए लड़ रहे थे, पर उसके बाद फिर हम लोग ना सबको अपने देश के लिए लड़ेंगे, सब इकट्ठे होकर लड़ेंगे। तो लोग के अंदर ना एक नेशनलिज्म मतलब एक नेशन वाला बात कंसेप्ट आएगा कि ये एक हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं, सब एक है और हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। ठीक, उसके बाद हमारा 11th पॉइंट में जैसे नेशनलिज्म का जैसे ही भावना आता है, उसके बाद हमारा एंट्रेंस होगा गांधी जी का। गांधी जी एंटर जैसे ही करेंगे तो गांधी जी बोलेंगे कि बस है ना, ऊपर ऊपर के लोग जो ब्रिटिशर्स के पास जाते हैं, बस पढ़े लिखे लोग जाते हैं, बस उतना से में बात नहीं चलेगा, पूरे मास को स्टार्ट कीजिए, मास को लीजिए। ठीक है, मास मूवमेंट को लेके जाइए। मास मूवमेंट जब करेंगे तब ये हम लोग को आज़ादी ढंग से मिल पाएगा। गांधी जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। उसके बाद गांधी जी जैसे ही आएंगे, गांधी जी के आने के बाद ब्रिटिशर्स का पॉलिसी था कि वो कैसे भी कम्युनिटी में तोड़े, पार्टीशन करे, डिवाइड एंड रूल करे। ऑब्वियसली हम लोग बचपन में भी पढ़े थे ना कि किसी भी चीज़ को आप एक इकट्ठे एक चीज़ में तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाएगा, और जब इकट्ठे रहेगा तो नहीं टूटेगा। तो वही बात था ब्रिटिशर्स का कि इनको डिवाइड कीजिए और फिर उन पर रूल कीजिए, इनको तोड़ दीजिए, कमज़ोर कर दीजिए। और डिवाइड किए, पार्टीशन ऑफ बंगाल का पहला एग्जाम्पल दिखता है कि बंगाल को पूरे बांट दिया और उनका बीज बोया हुआ जो आज भी देखने को मिलता है, कम्युनल राइट्स मिलता है। ओहो। और उसके बाद फाइनली जब हम लोग को आज़ादी मिल जाएगा, तो आज़ादी मिलने के बाद हमारा संविधान बनेगा। संविधान बनते ही हमारा जो बुक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हम ना एक लेमन फॉर्म में बताए हैं कि एक के बाद एक कैसे चीज़ आएगा। इस पे अगर वीडियो पे रिस्पॉन्स आता है ठीक ठाक, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर ले आएंगे, और नहीं आता तो फिर हम छोड़ देंगे। तो बस इतना ही। थैंक यू।